अस्सलाम दोस्तों, इन साइड भी मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। ईरान ने बलूचिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ाने और सरहदी इलाकों को दहशत गर्दों से पाक करने का यकीन दिलाया है और हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया है कि हम पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों को ईरान में दहशत गर्दी करने वाला समझेंगे और उन्हें बिल्कुल उसी तरह कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे जिस तरह हम ईरान में दहशत गर्दी के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं। ईरान की तरफ से दहशत गर्दी के खात्मे में पाकिस्तान का साथ देने का जो ऐलान है, मुझे ऐसे लगता है कि बलूचिस्तान के सिनेरियो के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है और पाकिस्तान को फितनुल हिंदुस्तान से निपटने के लिए एक ऐसी एज फराहम करेगा जिसके बाद ये जो सारी की सारी सूरत हाल है, इसका जो वज़न है वो पाकिस्तान के हक में हमें पलटता हुआ नज़र आएगा। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ईरान का साथ पाकिस्तान के लिए किस हद तक मुआवन साबित हो सकता है और पाक ईरान ताल्लुकात अब किस नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान का ये जो दौरा पाकिस्तान है, इसमें कौन सी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर भी आपके साथ बात करूंगा और ये तमाम एस्पेक्ट्स आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं और वो ख़बर है भारत से मुतालिक। भारत ने ईरान के साथ हालिया दिनों में उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उनके ज़रिए रब्ता किया गया था और ईरान से उन्होंने एक नई ट्रेड डील करने की ख्वाहिश का इजहार किया था और उन्होंने ईरान से अपना जो ट्रेड वॉल्यूम है उसमें इजाफे के साथ साथ ईरान से तेल ख़रीदने की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। लेकिन ख़बर यह है कि ईरान ने इस सारी सूरत हाल पर उनसे माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा जनाब, ना हम आपके साथ तजारत करने में कोई ज़्यादा जो है वो ख्वाहिश रखते हैं और ना ही आपको तेल बेचने में हमारी कोई इतनी कुछ ज़रूरत है। आपने जिस तरीके से हमारी पीठ पे खंजर भोंका था, हमारे लिए वही काफ़ी है। पाएँ तो अपने कार खुश थे, असी अपने कार खुश। ये सूरत हाल इंडिया के लिए मौजूदा पर्सपेक्टिव के अंदर बहुत ही ज़्यादा सुबकी का सबब है, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर तो जो है ना नरेंद्र मोदी वो ढोल बजा रहा है कि जनाब हमने तो, हमसे बढ़कर तो ताकतवर कोई नहीं, हमसे बढ़कर तो जनाब ये जो है दुनिया में किसी की इज्जत कोई नहीं, हमसे ज़्यादा तो जनाब किसी के पास कोई वसाइल नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया अब भारत के साथ रुजू करने, भारत के साथ तिजारत करने, भारत की सफारतकारी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी मिसाल आपको देता हूँ, ये जो 5th जनरेशन तैयारे हैं, इंडिया इसको इस वक्त एक्वायर करने के लिए जो है ना वो हद से गुजरने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी चाइना ने 5th जनरेशन तैयारे देने के लिए हामी भर ली है और ये जो J-35 तैयारे हैं ये जल्द पाकिस्तान के फ्लीट में शामिल हो जाएंगे। अलबत्ता इंडिया के साथ अभी तक इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। F-35 तैयारे अमेरिका ने बेचने की ख्वाहिश का इजहार किया था जब नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका गए थे। अब वो वाला सौदा भी जो है ना वो ठप हो गया है। अमेरिका ना खरीद रहा है, ना बेच रहा है, ना ही इंडिया F-35 खरीद रहा है। तो अब उसके बाद जो ऑप्शन है इंडिया के पास वो रह गया है रशिया। अब जहाँ तक रशिया का मामला है तो ये सूरत हाल भी इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ख़बर ये है कि भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर इसी महीने यानी अगस्त में मॉस्को का दौरा करने जा रहे हैं और अपने इस दौरे में जो भारतीय हुक्काम हैं यानी उनके कौमी सलामती के मुशीर और वज़ीर ख़ारजा वो रूस से Su-57 5th जनरेशन तैयारे और उसके साथ साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हासिल करना चाहते हैं। यानी S-400 उनके पास मौजूद है लेकिन वो उसके मज़ीद यूनिट्स जो हैं वो प्रक्योर करना चाहते हैं रशिया से। इसके लिए वो जाना चाहते हैं मॉस्को। अब जहाँ तक मॉस्को की सूरत हाल है तो वहाँ पर भी कोई इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा गर्मजोशी नहीं पाई जा रही। अभी रिसेंटली SCO कॉन्फ्रेंस में भी भारत के जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने रशियन वज़ीर दिफा से बात करके पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का नुक्ता जो है SCO के इलामिये में शामिल कराने की कोशिश की थी और रशिया ने उससे इनकार कर दिया था। साफ साफ उन्होंने कहा नहीं जनाब, मुमकिन नहीं है। उसके बाद अभी उसके जो बाद में वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हुई SCO की, वहाँ पर भी सरगई लारोफ के साथ सुब्रमण्यम जयशंकर की मुलाकात तो हुई लेकिन वो मुलाकात भी कुछ ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल साबित नहीं हो
सकी। अब 5th जनरेशन तैयारे का हसूल इस वक्त उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए भारत ने ये कहा कि जनाब हम रशिया से तेल की खरीदारी जारी रखेंगे। और उसके बाद फिर ये खबर भी सामने, मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में वो खबर भी शेयर की थी कि रशिया ने जो ऑयल की फ़रोख्त के ऊपर इंडिया को रियायतें दी थी वो उसने विड्रॉ कर ली हैं। उसने कहा जनाब अब जो तेल की कीमत है उसी से आपको ख़रीदना है। तो अभी जो माजी के जो सौदे उनके साथ हो चुके हैं उन्हीं सौदों के मुताबिक जो तरसील है ऑयल की इंडिया को वो जारी है। अलबत्ता ये जुलाई के आखिरी वीक के अंदर कोई नया सौदा जो है वो नहीं तय पाया इंडिया और रशिया के दरमियान। अब इस सूरत हाल में जो गेम है वो मुझे थोड़ी सी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, और इंडिया जिस तरह डेस्परेट है 5th जनरेशन तैयारों के लिए, मुझे नहीं लगता कि रशिया की तरफ से उनको Su-57 तैयारे फौरी तौर पर मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान है, क्योंकि रशिया इस वक्त यूक्रेन की जंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है और अमेरिका इस जंग के अंदर एक किरदार अदा करने पर तुला बैठा है, और उसने 2 एटमी आबदोजें जो हैं वो रशिया के करीब मुनासिब मुकाम के ऊपर पार्क करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके जवाब में रशिया ने भी एक अहम तरीन ऐलान किया और उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और सैनिक मिसाइल्स उनको बेलारूस में जो है वो इंस्टॉल करने का ऑर्डर दे दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और रूस के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ती चली जा रही है, और यही वजह है कि इंडिया फौरी तौर पर रशिया से जब तक उसको 5th जनरेशन तैयारे नहीं मिलेंगे वो उनसे ऑयल की प्रोक्योरमेंट जारी रखेगा, क्योंकि अमेरिका का दरवाज़ा बंद हो गया। अब इस सारे सिनेरियो में गेम ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, और अभी रिसेंटली मैंने भी कल ही खबर देखी है चाइना का जो सरकारी टीवी है CCTV, उसमें एक खबर को ब्रेक किया गया है और उसमें ये बात कही गई है कि चाइना के J-20 माइटी ड्रैगन ने अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का दिफाई निज़ाम उसको जो है ना वो चकमा दे दिया, और J-20 जो स्टेल्थ तैयारा था उसने जो है वो ना सिर्फ इस एक जो बड़ी एक क्लोज सी रह गुज़र है जो जापान और इसके दरमियान है कोरिया के, और वहाँ से गुज़र के जाते हैं जापान, तो उसका नाम है आबनाए फुशीमा। वहाँ से वो गुजरा है J-20 तैयारा, और उसने ताइवान के चक्कर लगाए हैं, और चक्कर लगा के J-20 स्टेल्थ तैयारा वापस अपनी जो बेस है वहाँ तक पहुँच गया, और ना कोरिया के रडार सिस्टम ने उसको डिटेक्ट किया, ना जापान के जो है वो रडार सिस्टम ने उसको डिटेक्ट किया, और ना ही अमेरिका के फौजी अड्डे हैं जो जापान में उसने J-20 को डिटेक्ट किया कि जनाब J-20 इस रास्ते से गुजर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे जगह पर जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, जदीद तरीन जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो भी वहाँ पर नस्ब था, वो भी इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो ये मिसाल मैं आपको इस वजह से दे रहा हूँ कि जो चाइना की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसने अपनी बढ़तरी को साबित कर दिया है सिर्फ इस एक एक्टिविटी से, और उसके साथ साथ चीन के वजीर दिफा ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को वार्निंग दी है कि अगर ताइवान पर चीन के हक़ मलकियत को चैलेंज किया तो जापान और जनूबी कोरिया में अमेरिका के फौजी अड्डे चाइना का लिजिटिमेट जो है ना वो टारगेट होंगे, कानूनी हदफ होंगे। तो इसका मतलब ये है कि रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं, और इस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के पास तो चाइना का 5th जनरेशन तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल J-35 आ रहा है। कुछ खबरें इस हवाले से भी गर्म है कि पाकिस्तान जो है वो एक स्क्वाड्रन J-20 माइटी ड्रैगन्स का भी हासिल करना चाहता है चाइना से, लेकिन चाइना ने अभी तक J-20 की जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो उसको शुरू नहीं किया। J-20 को उन्होंने अपना कौमी असासा करार दिया है, और उसको उनका ये कहना है कि ये कौमी असासा हम बेचने के लिए नहीं रखा हुआ। लेकिन चूंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही इस वक्त एक आइडियल रिलेशनशिप है
पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, तो ये इम्कान पाया जाता है कि किसी मौके पर अभी J-35 के बाद जो अगला तैयारा पाकिस्तान को मिले वो J-20 तैयारा हो, तो वो यकीनी तौर पर इंडिया के लिए एक नाइटमेयर है, एक डरावना ख्वाब है कि अगर ये जो 5th जनरेशन तैयारा है ये पाकिस्तान को मिल गया, J-20 माइटी ड्रैगन, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत ताकतवर है, जिसके अंदर जो वेपन बे है वो भी बहुत एक्यूरेट है, और उसके अंदर मजीद जो P-15 के साथ P-17 और P-21 मिसाइल्स भी उसमें रखने की गुंजाइश है। तो इस पर्सपेक्टिव में इंडिया का ये दौरा बड़ा ही अहमियत का हामिल है, जो मुझे कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है ईरान, माजी में ईरान जो है वो इंडिया के करीब था, लेकिन अब सूरत हाल और ख़ास तौर पर ये जो 12 दिन की जंग थी ईरान इसराइल, उसने ईरान के पर्सपेक्टिव को भी चेंज कर दिया और ईरान के सामने सारी हकीकत को खोल के रख दिया कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। माजी में इंडिया के ही कहने पर ये जो बलूचिस्तान सीस्तान का एरिया है वहाँ पर ईरान ने आंखें बंद करता था ये इंडियन एक्टिविटीज़ की, और यही वो एरिया थे जहाँ से रॉ एजेंट्स बलूचिस्तान में दाखिल होते थे। ये जो कुलभूषण यादव है ये भी इसी रास्ते से पाकिस्तान दाखिल हुआ था, जिसको बाद में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया, और ये बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का जीता जागता सबूत है। उनका सर्विंग नेवल ऑफिसर था जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा। अब सूरत हाल बदल गई है और ईरान ने ये जो मुलाकात हुई है मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और उनकी आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात है, तो उसके बाद ये जो पर्सपेक्टिव है वो ना सिर्फ चेंज हो गया है बल्कि ईरान ने 100% यकीन दिलाया है पाकिस्तान को कि हम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे, और उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी में भी इजाफा करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए ये जो बॉर्डर है ये दोस्तों के लिए खुला है, लेकिन दुश्मनों के लिए ये समझा जाए कि ये पाकिस्तान का ही एरिया है और वहाँ पर इसी तरीके से हम कार्रवाई करेंगे जैसे हम अपने मुल्क में करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड वॉल्यूम। माजी में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड वॉल्यूम बहुत कम था। एक दौर के अंदर तो महज चंद 100 मिलियन था, तकरीबन 436 मिलियन के करीब था। बाद में फिर उसमें इजाफा हुआ और ये तकरीबन कोई 2 से $2.5 बिलियन के करीब पहुंच गया। अब हालिया दिनों में ये जो ट्रेड वॉल्यूम है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये तकरीबन $4.3 बिलियन के करीब पहुंच गया। ये जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसूद पज़ेश्कियान के साथ, उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि दोनों मुल्कों ने अपने जो बाहमी तिजारत है इसको $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया, और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द ये जो बाहमी तिजारत है इसको $10 बिलियन तक ले जाएंगे, और उसके साथ साथ कई शुबे जिनमें IT इंडस्ट्री शामिल है, जिसमें मुश्तरका ये जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो शामिल हैं, टेक्सटाइल, चावल की एक्सपोर्ट ईरान को, और इसके साथ दीगर बहुत सारे शुबाजात हैं। उसके लिए मुफाहमत की याददाश्तें MOUs पर साइन हो गया है, जिसमें ईरान पाकिस्तान में और पाकिस्तान ईरान के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से, और इसके नतीजे में जिस तरह ईरान ने जिस रिजॉल्व का इजहार किया है कि जनाब वो पाकिस्तान के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझेंगे, तो उसके बाद खित्ता बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट से निपटने में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने वहाँ पर अच्छी खासी एक्टिविटीज़ भी की हैं और डेली बेसिस पर वहाँ पर टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। पहले तो दहशतगर्द भाग जाते थे ना अपने बेस कैंप जो रॉ ने बनाए हुए थे ईरान में, अब वो वाला दरवाज़ा बंद हो गया, तो वहाँ पर अब कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ एक्टिविटीज़ होंगी, और ये आपको फितनुल हिंदुस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द बलूचिस्तान से एलिमिनेट होता हुआ नज़र आएगा। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं इस रीजन के अंदर वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग भी साबित होंगी, और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में मज़ीद ताकतवर होकर सामने आएगा इंशाल्लाह, और उसके नताइज भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर होंगे। ईरान के साथ तिजारत बेहतर होने के साथ साथ चाइना से
जदीद टेक्नोलॉजीज़ की एक्वायरमेंट के साथ पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनल प्रोडक्शन हैं उसमें इजाफे के साथ तो सूरत हाल यकीनी तौर पर बेहतर है। अलबत्ता नरेंद्र मोदी जो है और भारत सरकार जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बुरे तरीके से उनकी जो रेपुटेशन है वो शैटर हुई है और उसकी बहाली के इम्कानात उनके अपने इकदामात की वजह से कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहे। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।